मिलत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री ने सियासी खलबली और बढ़ा दी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सियासी हलचल तेज है। अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करने के साथ अब ओवैसी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को यूपी के बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM के कार्यालय कैंप का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में MIM के चाहने वाले मौजूद रहे। इस दौरान AIMIM चीफ ने योगी सरकार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि इस प्रदेश में हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हम अपने वोट से आगे बढ़ेंगे और विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बेबस और कमज़ोरों की लड़ाई लड़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर ओवैसी ने कहा कि हम सर्कस के जोकर नहीं, रिंगटोन के मास्टर हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कोरोना काल में लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, गंगा किनारे लाशें बह रही थीं। अब तमाम सियासतदानों को समझना चाहिए कि ये खजूर खिलाने या इफ्तार की दावत देने से काम नहीं चलेगा। अब सर्कस के जोकरों का नाटक खत्म होगा। ओवैसी ने कहा कि ओवैसी उन बेवाओं, उन यतीम बच्चों की आवाज़ बनकर उठेगा। ओवैसी एक शख्स का नाम नहीं बल्कि उन नौजवानों के सपनों की उम्मीद का नाम है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर गुरुवार को सभी जिलों में प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल किए। इस दौरान कई जगह हिंसा की घटनाएं, झड़प, लाठीचार्ज, फायरिंग देखने को मिली। कहीं नामांकन से पहले प्रत्याशी के अपहरण को लेकर बवाल मचा तो कहीं पर्चा छीनने की बात भी सामने आई। सीतापुर में तो नामांकन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई सामने आई। आरोप लगा है कि उन्होंने नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी के 2 प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया। यही नहीं, विरोध करने पर जमकर हथगोले दागे और गोलियां भी चलाई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आक्रोशित लोगों ने कमलापुर थाना क्षेत्र का हाईवे जाम कर दिया है। फेसबुक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन को दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी के सामने पेश होना होगा। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े फेसबुक पोस्ट के बारे में पूछताछ करने के लिए कमेटी ने उन्हें बुलाया था। अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में कमेटी के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते। कमेटी उन्हें पेश होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। साथ ही उन्हें इस बात का भी शक था कि कमेटी उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी को किसी की भी पूछताछ करने के लिए बुलाने का अधिकार है और उनसे सवाल पूछने का भी अधिकार है। ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था से नहीं जुड़ा बल्कि सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए कमेटी द्वारा इस तरह की पूछताछ की जा सकती है ताकि कमेटी हालात का जायजा लेकर किसी बेहतर नतीजे पर पहुंच सके। कोरोना की दूसरी लहर से पहले कुंभ और अब तीसरी लहर की आशंका से पहले कांवड़ यात्रा की अनुमति की तैयारी हो रही है। दूसरी लहर के दौरान ही गंगा नदी में तैरते और रेत में दफनाए हुए सैकड़ों शव लगता है कि अब लोग भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित कर कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाएगा। ये भी खबर है कि जिस उत्तराखंड में फिलहाल कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा है उसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ योगी आदित्यनाथ की बातचीत हुई है। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले ही देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने अपने बेटे और सांसद परवीन निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पूछा है कि जब अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है तो मेरे बेटे परवीन निषाद को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है तो सांसद परवीन निषाद को क्यों नहीं जगह दी गई। निषाद समुदाय के लोग पहले से ही भाजपा से दूर हैं और अगर पार्टी अपनी गलतियों को नहीं सुधारती है तो ये आगामी विधानसभा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास को कई ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया।
इससे पहले सोमवार को 6 मिसाइलों के जरिए पश्चिमी इराक में एन अल असद एयरबेस को निशाना बनाया गया था, जहां अमेरिकी सेनाएं मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी विमान ड्रोन को मार गिराने में विफल रहे। विमान हमले के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इराक के सबरीन न्यूज़ आउटलेट ने कहा है कि बम से लदे ड्रोन ने दूतावास के सैन्य परिसर के अंदर एक क्षेत्र से टकरा गया था। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी से संबंधित एजेंसी फॉर प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग स्टडीज़ ने आगामी हज के दौरान मस्जिद हरम में हाजियों के लिए अच्छे इंतज़ाम की बात कही है। इंजीनियर सुल्तान ने कहा कि हज यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने हज के दौरान हाजियों को पूरी सुविधा मुहैया कराने का भरोसा दिया है और कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और सभी गेट खुले रहेंगे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण गेट किंग अब्दुल्ला, उमरा गेट और अल फत्ताह गेट शामिल है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसान अब मिशन यूपी उत्तराखंड के लिए जुटने जा रहे हैं। इस मिशन के तहत किसान इन दोनों राज्यों में बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। बता दें कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी किसानों ने इन चुनावी राज्यों का दौरा किया था और भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तराखंड में तराई के इलाके में किसान आंदोलन के कारण सियासी माहौल खासा गर्म है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का अपने ही गांव में निकलना मुश्किल हो गया है और किसान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।